नमस्कार दर्शकों, मेरा नाम है यामिका और मैं आप सबका स्वागत करती हूँ टैलेंट स्पॉट के आज के तीसरे वेबिनार में। हर बार की तरह आज भी हमारे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट हैं, जिनको मैं थोड़ी देर में इंट्रोड्यूस करूँगी आप सबसे। बहुत सारे लोग आज आप लोग हमारे साथ जुड़े हैं फेसबुक से ज़ूम के माध्यम से, तो आप सबका मैं स्वागत करती हूँ। और शुरू करने से पहले छोटी-सी जानकारी आप लोग को देना चाहूँगी कि टैलेंट स्पॉट के माध्यम से स्पोटो स्पॉट आपके लिए लाया है, आपके बच्चों के लिए लाया है 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप उनके स्पोर्ट्स जीवन को निखारने और बेहतर बनाने के लिए। तो इसमें ज़रूर हिस्सा लीजिए। उसके लिए करना आपको बस इतना है, स्पोटो स्पॉट की वेबसाइट पे जाके आपको ईज़ी एक्सेस या अर्ली एक्सेस बटन को क्लिक करना है और वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी कि आप इस स्कॉलरशिप में अपने बच्चे को कैसे एंटर कर सकते हैं। साथ ही आज आप सबके लिए हमारे पास कुछ स्पेशल साइन्ड टी-शर्ट्स हैं स्पोटो स्पॉट की तरफ से। तो इस सेशन के अंत में हम उसके बारे में भी आपको बताएँगे कि कैसे आपको मिल सकती हैं वो स्पेशल टी-शर्ट्स। तो और समय ना गवाते हुए आज के सेशन की शुरुआत करते हैं। आज के सेशन में हम चर्चा करेंगे कुछ ऐसी विषयों पे, कुछ ऐसी बातों पे जिनको सुन के, जान के आप एज़ पेरेंट्स अपने बच्चों के स्पोर्ट्स जीवन को बेहतर बना सकते हैं, निखार सकते हैं। बहुत सारी छोटी-बड़ी जानकारियाँ आज के हमारे जो दिग्गज स्पोर्ट्समैन, स्पोर्ट्सवुमेन हैं, उनसे पता चलेगा। और साथ ही हम जानेंगे अपने इन खास मेहमानों के जीवन से जुड़े कुछ ऐसे बातों को जो आम तौर पे हमें सुनने को नहीं मिलती हैं। बट आज के सेशन के माध्यम से हम जानेंगे जो आई एम श्योर हम सबको बहुत सारी प्रेरणा प्रदान करेगी। तो जैसा कि कहते हैं, समय नष्ट ना करते हुए स्वागत करते हैं आज के हमारे स्पेशल मेहमानों का। सबसे पहले मैं स्वागत करना चाहूँगी आज की हमारी बहुत ही खास मेहमान का। आप इनकी उपलब्धियों को बस सुनिए और दिमाग में रजिस्टर होने दीजिए। 32 जी हाँ, 32 टाइम्स भारत केसरी खिताब की विजेता, 7 टाइम्स नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, अपूर्व प्रतिभाशाली हेवीवेट रेसलर एंड सुपर मॉम गुरशरणप्रीत कौर जी। गुरशरणप्रीत जी, आपका स्वागत है हमारे आज के वेबिनार में। नमस्कार जी। बहुत-बहुत धन्यवाद हमारे साथ आज जुड़ने के लिए। और गुरशरण जी का साथ दे रहे हैं हमारे अपने। अगर आप लोग हमारे इससे पहले के वेबिनार अटेंड कर चुके हैं, तो आप इनसे रूबरू हुए होंगे और जानते होंगे। बहुत ही अच्छे वाचक हैं ये हमें जानने का मौका मिला। हमारे दूसरे गेस्ट, हम सब इनको जानते हैं 2015 कॉमनवेल्थ हेवीवेट रेसलिंग चैंपियनशिप के विजेता, मशहूर रेसलर संग्राम सिंह जी। संग्राम जी, आपका स्वागत है। जी, नमस्ते। नमस्कार, आप सबको नमस्कार। नमस्ते। और दर्शकों, इन दोनों का साथ दे रहे हैं इस मंच पे, इन दोनों को एक साथ इस मंच पे लाने वाले स्पोटो स्पोर्ट के को-फाउंडर श्री प्रदीप पराशर जी। प्रदीप जी, नमस्कार। नमस्कार यामिका जी। नमस्कार सभी को, गुरशनप्रीत जी, संग्राम भाई, निश्चय। नमस्कार जी। जी, नमस्कार। नमस्कार। दर्शकों, आज के हमारे सेशन में आप सब हमारे इन मेहमानों से अपने-अपने क्वेश्चन्स पूछ सकते हैं, अपने-अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। उसके लिए आप या तो अगर आप ज़ूम के माध्यम से हमारे साथ जुड़े हैं, तो आप चैट विंडो पे अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं, या फिर अगर आप व्हाट्सएप ग्रुप का हिस्सा हैं, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं और हम डायरेक्ट आपके क्वेश्चन अपने आज के मेहमानों से पूछ लेंगे। और जब तक आप अपने क्वेश्चंस हमसे पूछ रहे हैं, तब तक मेरे पास भी कुछ सवाल हैं, मेरे मन में भी कुछ सवाल हैं हमारे आज के गेस्ट के लिए, तो मैं उससे शुरुआत करती हूँ और उसके बाद हम आपके क्वेश्चंस लेंगे दर्शकों। तो शुरुआत करते हैं गुरशरण जी, आप हमारी आज की खास मेहमान हैं, तो हमारे लिए आपके पास एक सवाल है जो मेरे ख्याल से हमारे सारे दर्शकों के मन में भी होगा कि गुरशरण जी, अपने शुरुआती जीवन के बारे में हमें कुछ बताइए। क्या आप हमेशा से स्पोर्ट्स वुमन बनना चाहती थी?
सर सबसे पहले तो सभी को नमस्कार जो मुझे देख रहे हैं। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि मेरा कोई इरादा नहीं था गेम करने का, और मुझे पता भी नहीं था कि गेम जो है वो क्या चीज़ होती है। लेकिन जब मैं स्कूल सीनियर सेकेंडरी स्कूल में गई तो वहाँ जो हमारे मैडम थे, जो डीपी मैडम बोल देते हैं, उनको उन्होंने मेरे को बहुत कोशिश करी कि मैं इनको गेम कराऊं। लेकिन मेरी रुचि थोड़ा ये थी कि मैं पढ़ाई करूं। मेरी जो फाइनेंशियली मेरी मॉम की जो मैं हेल्प कर पाऊँ, हम थोड़े फाइनेंशियली वीक थे। तो मेरा भाई जो उस टाइम 2 साल का था, 2001-2 में, तो उसके मैं सबसे घर में सबसे बड़ी थी। मैं स्टडी करके मैं जॉब प्राप्त करना चाहती थी, लेकिन मेरी मैडम ने बताया कि अगर आप स्पोर्ट्स करोगे तो आप इजीली जो है वो जॉब हासिल कर लोगे। ले उन्होंने मेरे को, जो शांति शर्मा थे वहाँ जो हमारे डीपी थे, उन्होंने मेरे को धीरे धीरे जो है वो हैमर थ्रो करना सिखाया, जिसके माध्यम से मुझे जॉब मिला। ओके ओके। बहुत ही रोचक मेरे ख्याल से आपकी शुरुआत रही है। थोड़ा और जानेंगे इसके बारे में, बट सिंस हम शुरुआती दौर की बात कर रहे हैं, तो जी संग्राम जी एक मेरा क्वेश्चन आपसे भी है। वैसे तो हम आपके शुरुआती दौर से रूबरू हैं, पिछले कुछ सेशंस में आपने हमें बताया है, बट एक पहलू है जिसके बारे में हमने उतनी बात नहीं की है इससे पहले के सेशंस में भी, जो कि मेरा ख्याल है कि दर्शक जानना चाहेंगे, और कैसे आप उसमें से उभरे वो भी जानना चाहेंगे। तो आपने भी मेंशन किया संग्राम जी कि बचपन में रूमेटॉइड आर्थराइटिस से आप सफ़र शायद कर रहे थे, और उसमें से निकल के इतनी बड़ी बीमारी से निकल के आपने स्पोर्ट्स में ट्रेनिंग ली और आप इतने बड़े स्पोर्ट्समैन बने। तो उसके बारे में कुछ हमें बताइए ना संग्राम जी। देखिए जी, मैं तो बहुत छोटा सा स्पोर्ट्समैन हूँ। बाकी क्या था कि रूमेटिक अर्थराइटिस एक बीमारी होती है, जो डॉक्टर की भाषा में बोलते हैं कि इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। मगर मैं कह रहा हूँ कि हर बीमारी क्योरेबल है। अगर क्योंकि देखो कोई भी बीमारी फिजिकली होती है 10% और मेंटली होती है 90%। तो क्या था कि घर वालों ने काफ़ी हम्बल फैमिली से आए, जैसे जो जो भी स्पोर्ट्स करते हैं ना, चाहे वो गुरशरण जी हैं, मैं हूँ या कोई भी है, हम सब एक हम्बल फैमिली से ही आते हैं स्टार्टिंग में। अब आजकल के बच्चे हैं वो काफ़ी लकी हैं कि उनको सारी चीज़ें मिल जाती हैं, ईज़िली अवेलेबल हो जाती हैं। हमें तो याद है कि पहली बार जो स्पोर्ट्स के शू हैं पता नहीं किस समय मिले थे, वरना तो साल में एक वो पीटी शू मिलते थे, वो सफ़ेद या एक खाकी कलर नहीं होता, उस कलर के आते थे। अगर वो फट जाए तो फिर भैया जयराम जी की, मतलब वो भी बहुत बाद में मिलने लग गए थे, नहीं तो नंगे पैर ही भागते थे। तो फिर वो बीमारी धीरे-धीरे काफ़ी बढ़ गई। फिर वो नेचुरल तरीके से मेरी माँ ने हार नहीं मानी, तो वो करते-करते मुझे 1-2 एक वैद्य से मिला, काफ़ी से मिला, तो बीमारी ऐसे नेचुरल प्रोसेस से फिर ठीक हुई। ये आयुर्वेद जो एलोपैथी दवाई थी, इनसे ठीक नहीं हुई और पूरे शरीर में धीरे-धीरे वो हर जगह फैल गई थी। अब आज भी मेरे से ढेर सारे पूछते हैं, ढेर सारे मैसेज आते हैं कि आपने कैसे ठीक किया? अब मैं उनको प्रोसेस बताऊँ कि भैया सबका प्रोसेस तो एक जैसा हो नहीं सकता, फिर भी मैं उनको बताता हूँ जिसमें काफ़ी ठीक हो जाते हैं मेंटली उससे। होती तो सब मेंटली ही है। तो वो बीमारी सबसे काफ़ी खतरनाक है, जहाँ पे भी आपकी हड्डी है, वहीं पे आपको पेन होना स्टार्ट हो जाता है, तो वो हड्डी फिर मूवेबल कम रहती है, मतलब फिर वो काम करना छोड़ देती है, मतलब हल्का-हल्का वो हो जाता है और ब्लड का जो संचार है वो कम हो जाता है। तो उस बीमारी से धीरे-धीरे करने में ये 8 साल का प्रोसेस लगा था। 8 साल बाद ठीक हुआ था मैं। तो वाह! मालिक की दया से तुक्का लगा, खड़े हुए, सारी चीज़ें की, छोटी-मोटी सब कुछ किया। मगर देखो मेन बात क्या है कि मैं पहले ही बोलता हूँ, अब भी बोल रहा हूँ मैं, यही है कि मेन बात क्या है कि सेल्फ बिलीव अगर आप अपने में रखते हैं ना, तो फिर आप उस हर चीज़ को ओवरकम कर सकते हैं। हर चीज़ को जी, आप हासिल कर सकते हैं। असफलता से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं ना कि गेम में हेल्दी पार्टिसिपेट होना चाहिए। जीत-हार तो होती ही रहती है। जी, और मैं तो सबको कहता हूँ, अब पहले क्या होता था कि ऐसा होता था कि भैया कोई अच्छा बोले तो हम खुश हो जाता था मैं। कोई किसी ने कुछ खराब बोला तो दुखी होता था। तो फिर अपना स्विच अपने पास नहीं होता था, किसी दूसरे के पास होता था। तो जी, अब क्या है कि कोई अच्छा बोले, बुरा बोले तो मैं हँसता हूँ। मैंने आज भी मैं किसी को कह रहा था, एक पत्रकार को ही कह रहा था इवन, वो जी। बोला कि वो है ना, वो थोड़ा-सा सही इंसान नहीं है। मैंने कहा जी जब से मैंने आईना देखा ना सब अच्छे ही लगने लग गए हैं। बोला क्यों?
मैंने कहा जब ढंग से आप देखोगे तो आपको भी अच्छी लगेगी, भैया मेरे से बुरा, मेरे से वो कोई इंसान है ही नहीं, कमी बहुत है, मैं सुधार कर रहा हूँ। तो वही है, जिंदगी का प्रोसेस वही है। जी, 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 बिल्कुल, बहुत अच्छी बात आपने बताई संग्राम जी। आई एम श्योर बहुत सारे लोगों को इससे इंस्पिरेशन मिलेगा, जैसे कि आपकी सारी बातों से मिलता है। बट आपने एक बहुत बड़ी बात कही सेल्फ बिलीफ की, कि अगर सेल्फ बिलीफ हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है, बहुत कुछ अचीव कर सकता है। तो संग्राम जी मेरा ख्याल है गुरशरण जी के जीवन में सेल्फ बिलीफ का मेरे ख्याल से बहुत बड़ा हाथ रहा है। गुरशरण जी, आपने हमें बताया आपका शुरुआती दौर कैसे आपका कोई रुझान नहीं था स्पोर्ट्स की तरफ, बट फिर भी आपने खेलना स्टार्ट किया और धीरे-धीरे ट्रेन करते आप हैमर थ्रो तक पहुँची। तो हैमर थ्रो से रेसलिंग का सफर आपने कैसे तय किया? एक हैमर थ्रोअर एक अलग गेम होता है, रेसलिंग एक अलग गेम होता है और हमने एक्चुअली जितना भी पढ़ा है आपके बारे में, आपकी रेसलिंग टेक्निक्स की हमेशा बात होती है कि इतनी अच्छी हैं आपकी रेसलिंग टेक्निक्स। तो एक हैमर थ्रोअर से रेसलिंग तक का सफर आपने कैसे तय किया गुरशरण जी? वो मैम ऐसा था कि जैसे मैं पहले ही अपने घर में, मेरे फादर साहब जो हम छोटे थे तो उनकी डेथ हो गई थी। तो घर में मैं टोके का काम करती थी, जब चारा कुदरते हैं ना तो वो मैं चलाती थी खुद। और मैंने कई का काम भी कर रखा था। जो मेरे मसल हैं वो कुदरती तौर पे बन गए, जो मैंने घर में काम करती थी ना। जो लड़के काम करते हैं ना, आज लड़के आजकल काम नहीं करते, लेकिन मुझे इतना भरोसा है कि जो रेसलिंग है, लड़के लड़कियों में मैंने खेती का काम सबसे ज्यादा किया होगा। तो मैं यहाँ जलंधर कॉलेज था, मेरी एडमिशन हुई और आते ही ना यहाँ एक कंपटीशन था, तो हमारे मैडम वहाँ लेके आए। तो जब मैं वहाँ वो खेल रही थी तो मेरे को जो डीजीपी पंजाब थे उन्होंने मेरे को बुलाया, बोले बेटा इधर आओ, आप इधर किधर घूम रहे हो। मैंने उनको अपनी सारी कहानी बताई कि मैं तो आना नहीं चाहती, मेरे को जबरदस्ती ले आए, मैं तो हैमर करती हूँ, ये मेरी गेम नहीं है। तो वो बोले हैमर कितना लगाते हो आप? मैंने बोला कि जी मैं तो 45 मीटर लगाती हूँ। वो बोले 45 मीटर आपने लगा लिया तो हम आपको नौकरी दे देंगे। मुझे नहीं पता था कि वो डीजीपी हैं, मैंने सोचा ऐसे ही कोई मुख्य मेहमान आए हुए हैं। तो मैं उनको बापूजी कह के बात करती रही, मैं बापूजी ऐसा है कि आप मेरे को भर्ती नहीं कर पाओगे, क्योंकि यहाँ तो पुलिस वाले भर्ती करते हैं जो बड़े अफसर होते हैं। तो वो बोले नहीं मैं आपको भर्ती कर लूंगा। मैंने बोला जी लिख के दे दो आप मेरे को, तो अगर भर्ती करना है तो। अच्छा। तो वो बोले सभी हंस रहे हो जहाँ वहाँ खड़े हुए। मैं ऐसे ही सर मेरा मजाक उड़ाएंगे जब मैं भर्ती नहीं हुई तो। बोले ऐसा है, ये लिख दिया, कल सुबह 10 बजे आके हैमर फेंको और जॉब प्राप्त करो। और मेरे को बिलीव नहीं हो रहा, उन्होंने जब डीजीपी पंजाब लिखा ना, तो मेरे को उस कागज पे भी यकीन नहीं था कि असली है कि नकली। तो जब मैं आई और मैंने एक ही हैमर लगाई और वो 45 मीटर 13 सेंटीमीटर लगी, तो मैंने बोला मैं तो मेरी तो जॉब पक्की हो गई है। वो बोले और लगाओ, आप और लगा सकते हैं। मैं ना जी, उन्होंने तो मेरे को एक बार ही बोला है एक ही हैमर लगाना है। तो उन्होंने मेरे को जॉब दी, तो साथ में ट्रेनिंग आ गई, जो पुलिस की ट्रेनिंग आती है। तो ट्रेनिंग कर रहे थे तो हमारे एक सोनिका काली रमन थी जो चंदगी राम जी की बेटी है, वो उस टाइम बहुत ज्यादा अच्छी प्लेयर थी। तो हैवी वेट की वो चैंपियन थी, हैवी वेट के सभी वेटों की चैंपियन थी ऑल इंडिया की। तो हमारे पहलवान जी थे करतार सर, वो हमारे आईजी ट्रेनिंग थे। तो वो बोले वो जो लड़की है ना बड़ी सी जो है जा रही, उसको बुला के लाओ। मेरे को बुलाया, मैंने कोई नमस्ते नहीं की, मेरे को पता नहीं क्या करना है, तो मैं सीधा आके खड़ी होगी। उन्होंने मेरे को बैठने को भी नहीं बोला, मैं अपने आप बैठ गई। मेरे को पता नहीं था कि वो इतने बड़े ऑफिसर हैं, नहीं बैठना नहीं है। तो मैंने कोई सर नहीं, मैं अंकल ही कह के बात करती थी। मैं गांव में रहती थी, मुझे नहीं पता था कि बड़े जो सीनियर ऑफिसर हैं वो क्या रैंक होता है, कैसे पता चलता है, नहीं पता था। बोले आपको ना कुश्ती लड़ाएंगे। वैसे तो एक बार मैं डर तो मुझे लगा नहीं, तो मैं सोचा भी कुश्ती कैसे करूंगी। मैंने बोला जी मेरे पास तो ना ड्रेस नहीं है कुश्ती की। वो बोले ड्रेस भी दे देंगे, बस आपको शाम को कुश्ती करनी है। मैं बोला जी मेरी एक शर्त है। बोले क्या? मैं बोला जी मैं शाम को ना ट्रेनिंग नहीं करूंगी, मैं अपनी प्रैक्टिस करूंगी। और वो बोले ठीक है हमें मंजूर। मैं बोला जी पहले लिख के दो उनके
एग्रीमेंट किया मैंने उनके साथ भी। मैं बोला जी लिख के दो, अगर मैं कुश्ती खेलने जाती हूँ, जीतू या हारू, शाम की मैं ट्रेनिंग नहीं करूंगी। वो बोले ठीक है। बोले ऐसा है, आपने किसी भी तरीके से लड़की के कंधे लगाने हैं, ऐसे पट्टों में अटैक करना है, ऐसे उसके कंधे लगाने, आप जीत जाओगे तो आपको पैसे मिलेंगे। और मुझे तो सोने पे सुहागा लग रहा था कि हमारी फाइनेंशियली जो कंडीशन थी बहुत वीक थी। मेरे को तो पता नहीं था जितने पैसे मिले, कि मैंने सोचा 500,000 मिलेंगे, तो मैं चली गई। एक बार उन्होंने बताया कि जो भारत केसरी है, इसका एशिया में ब्रॉन्ज मेडल है, नेशनल की चैंपियन है, और एक पास से पंजाब की गुरशरण। मेरा तो कुछ था ही नहीं रेसलिंग में, तो क्या बोलते। कुश्ती शुरू हुई, विसल बजी, मैंने जाते ही उसकी टांग पकड़ी, खींचा और उसके कंधे लग गए। मिट्टी पे कुश्ती थी, और उन्होंने, लोगों ने ना, जो पास पास में लोग खड़े थे, उन्होंने मेरे को पैसे दिए। उस टाइम तो मेरी जोड़ी भर गई, और जब मैंने आके वो पैसे गिने तो वो 13,000 कुछ रुपए हुए थे। आप यकीन मानो, मेरे को नींद नहीं आई, और मैं रात को फिर उठ के एक बार फिर पैसे गिनूं, कहीं मुझे भ्रम तो नहीं हो गया ये मेरे को इतने पैसे मिल गए। जी। तो मैं ट्रेनिंग में करने जाऊं तो उस पैसों को अपनी जेब में रखूं और उस पे हाथ रख के चलूं ऐसे। और वो आई तो थी मैं लालच में, मैं झूठ नहीं बोलना चाहती कि मेरे को कुश्ती से बहुत प्रेम था, मैं प्रेम के लिए आई हूँ, नहीं। मैं अपने घर की हालत सुधारना चाहती थी, इसलिए आई। लेकिन कुश्ती से कब इश्क हो गया पता नहीं चला। अब मैं जो कुश्ती है वो पैसों के लिए नहीं खेलती, वो अब मैं हिस्ट्री क्रिएट करने के लिए खेलती हूँ। तो ऐसे जो ये सफर है जो कुश्ती का, वो ऐसे हुआ। जी जी जी, बहुत ही पता नहीं चला कैसे हो गया। बहुत ही रोचक किस्से आपने बताए, बहुत ही मजा आया ये सुन के। और मैं अभी भी हैरान हूँ कि इस यहाँ से आपने ऐसे शुरुआत करी और उसके बाद 32 बार आप भारत जी केसरी विनर रही हैं। आई एम श्योर बहुत ही काबिले तारीफ है आपका सफर। गुरशरण जी, और भी बहुत सारे सवाल हैं हमारे मन में आपके लिए। थोड़ा सा हम प्रश्नों को विराम देंगे। एक जानकारी मैं आपसे अभी जो जुड़े हैं हमारे साथ दर्शक, उनको देना चाहूंगी कि आप सब भी मेरे साथ साथ अपने सवाल पूछ सकते हैं आज के हमारे मेहमानों से। और उसके लिए आप व्हाट्सएप ग्रुप पे अपने प्रश्न छोड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे साथ अगर ज़ूम पे जुड़े हैं तो आप चैट विंडो पे भी अपने क्वेश्चन छोड़ सकते हैं। और इसी के साथ जो भी पेरेंट्स या बच्चे हमारे साथ जुड़े हैं, उन सबको मैं एक बार फिर से बताना चाहूँगी कि स्पोर्टो स्पॉट आपके लिए टैलेंट स्पॉट स्पॉन्सरशिप लाया है। ये 5 लाख रुपए तक की स्कॉलरशिप है आपके बच्चों के लिए, जो उनके स्पोर्ट्स जीवन को निखारने के लिए आप जीत सकते हैं। उसके लिए आपको जाना है sportosport.com वेबसाइट पे, और वहाँ पे अर्ली एक्सेस बटन को क्लिक करके आप इसमें हिस्सा ले सकते हैं। तो मैंने ये बात करी है, तो प्रदीप जी, एक हमारा सवाल आपसे भी होगा। आप प्लीज प्रदीप जी और संग्राम जी, आप दोनों जो को-फाउंडर्स हैं स्पोर्टो स्पोर्ट के, क्या आप हमारे दर्शकों को कुछ जानकारी देना चाहेंगे स्पोर्टो स्पोर्ट प्लेटफॉर्म के बारे में? ये क्या है? कैसे ये पेरेंट्स और बच्चों को मदद करेगा अपने स्पोर्ट्स करियर में आगे बढ़ने के लिए? प्लीज कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। जी जी, जी प्रदीप संग्राम जी। भाई, धन्यवाद यमिका जी। बहुत जरूरी सवाल है, और काफी सारे पेरेंट्स का जहाँ पे भी हम देख रहे हैं जी, यह सवाल आता है मन में। तो हमारे मन में भी आया था जब हमने स्पोर्टो स्पोर्ट तैयार किया। वजह यही है कि अगर हम देखें पूरा स्पोर्ट्स इंडस्ट्री को इंडिया के अंदर, तो इंडिया में स्पोर्ट्स के अंदर पैसा उसको मिलता था जो ऑलरेडी एक विनर है, एक चैंपियन है। चैंपियन बनने तक की जर्नी को कोई देखता नहीं था। वो चैंपियन बनने तक की जर्नी पेरेंट्स के अपने पैसे से, छोटी-मोटी स्कॉलरशिप कहीं मिल जाए उससे, बस इन्हीं 2 वजह से चलती थी। या फिर बच्चा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्म कर रहा है और कम उम्र के अंदर ही इंटरनेशनल अगर कोई लेवल का मेडल ले आया, तो जाके उसकी बात बनती थी। लेकिन ये 1 लाख में से 1 बच्चे के साथ होता था। वो 99,999 जो बच्चे रह गए, उनमें से और कितने इंटरनेशनल विनर्स हमारे इंडिया में हो सकते थे। वो जो छूट गए एथलीट,
उनको देखने के लिए और उनको एक प्रोफेशनल गाइडेंस देने के लिए। इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था अभी तक कि जहाँ पे आप अर्ली स्टेज आइडेंटिफिकेशन कर पाएँ, जहाँ पे आप अर्ली स्टेज से ही फंडिंग और स्पॉन्सरशिप दिला पाएँ, जहाँ पे आप अर्ली स्टेज से अच्छे एक्सपर्ट कोचेज़ को अलाइन कर पाएँ, क्योंकि तीनों चीज़ें बड़ी महँगी हैं। तो हमने स्पोर्टो स्पोर्ट जो बनाया है, वो एक प्लेटफ़ॉर्म ऐसा बनाया है कि जहाँ पे पेरेंट्स शुरुआत में तो ये तक सलाह एक्सपर्ट कोचेज़ के थ्रू ले सकते हैं कि बच्चे के लिए बेस्ट फिट गेम कौन-सा है। दूसरा, जो ऑलरेडी एथलीट्स अपना करियर शुरू कर चुके हैं, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट लेवल के हों, चाहे वो स्टेट लेवल के हों, चाहे वो नेशनल और इंटरनेशनल लेवल के हों, सभी को अपनी मार्केटिंग करने की ज़रूरत होती है, ताकि उनको शुरुआती तौर से ही पैसे मिलने शुरू हों, जिससे कि वो अपने करियर को और ज़्यादा मैच्योर तरीके से और ज़्यादा प्रोफेशनल तरीके से आगे एंगेज कर पाएँ और अपने आप को एक एस्टेब्लिश्ड स्पोर्ट्समैन बना पाएँ। रीज़न बीइंग कि आप स्पोर्ट्स को देखिए, स्पोर्ट्स सिर्फ शौक नहीं रहा। स्पोर्ट्स अब शौक नहीं है, स्पोर्ट्स इज अ फुल फ्लेजेड करियर। स्पोर्ट्स अब करियर है। स्पोर्ट्स अब एक एजुकेशन का हार्ड कोडेड स्ट्रीम है कि उसको फुल टाइम एजुकेशन मान लिया गया है। और न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत तो हमारा जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, उसने पैन इंडिया स्पोर्ट्स को एक फुल स्ट्रीम बना दिया है कि उसके अंदर आप अपने करियर ले सकते हो। मैं तो अभी रिसेंटली देख भी रहा था, मैं एक रिसर्च में पार्टिसिपेट कर रहा था कि आई हैव सीन पीपल डूइंग एमबीएज इन स्पोर्ट्स मैनेजमेंट, और वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। और जिस तरीके से इंडिया में लीग्स आ गई हैं, आप रेसलिंग की देखिए, कबड्डी की देखिए, हॉकी आ रहा है, देन यू हैव खेलो इंडिया कमिंग अप, आईपीएल तो आई मीन इट हैज सेट अदर लेवल ऑफ रिकॉर्ड्स। सो जिस तरीके से लीग्स इंडिया में आ रही हैं विद 130 करोड़ पॉपुलेशन, जो मार्केट प्लेस हमारे पास है, हमारे हर गेम के हर एथलीट के लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी इंडिया में थी, जो कि अब पेरेंट्स को समझ आनी शुरू हुई। तो स्पोर्टो स्पोर्ट जो टैलेंट प्लेटफॉर्म बनाया, बेसिकली मैं समराइज कर देता हूँ। पहला, अर्ली स्टेज आइडेंटिफिकेशन ऑफ टैलेंट। सेकंड, उस टैलेंट को किस तरह की गाइडेंस चाहिए, उस टैलेंट को कौन एक्सपर्ट कोचेस किस लेवल के कब ट्रेन कर सकते हैं विद अ माइलस्टोन। जैसे प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में होता है कि माइलस्टोन सेट करके एथलीट को तैयार किया जाए। तीसरा, उस एथलीट की इस जर्नी के लिए उसको जो स्पॉन्सरशिप, जो फंडिंग चाहिए, चाहे वो उसकी डाइट के लिए है, चाहे वो उसकी किट के लिए है, चाहे उसके एक्सपर्ट कोचेस की फीस के लिए है, चाहे उसके इंटरनेशनल ट्रैवल के लिए है, और चाहे उसकी फिटनेस के लिए है। ये सब चीजें उसको एक प्लेटफॉर्म के थ्रू मिले और उसमें उसको काम ना करना पड़े। खिलाड़ी अपना काम करेगा, हम एथलीट को मैनेज करने का काम करेंगे, ताकि उसको शुरुआती तौर से ही किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो उसके पीछे एक प्रोफेशनल कंपनी खड़ी हो। इसलिए मैंने और संग्राम जी ने, और साथ में हमारे दूसरे को-फाउंडर हैं विपुल दहिया, हमने मिलके ये स्पोर्टो स्पोर्ट जो प्लेटफ़ॉर्म है ये तैयार किया। जी, बहुत-बहुत धन्यवाद प्रदीप जी इस जानकारी के लिए। आई एम श्योर हमारे सभी दर्शक जो हमें देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनको इससे बहुत लाभ मिलेगा और वो जाएँगे स्पोर्टो स्पॉट प्लेटफ़ॉर्म पे और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, वो भी इसका हिस्सा बन सकते हैं। ये सारी जानकारियाँ उनको मिल सकती हैं वेबसाइट पे जाके www.sportosport.com। हम वापस आएँगे प्रदीप जी आपके पास। मैं देख सकती हूँ हमारे बहुत सारे दर्शकों के बहुत सारे प्रश्न हैं इससे जुड़े हुए, तो हम उन प्रश्नों के साथ थोड़ी देर में वापस आएँगे। बट मैंने जो गुरशरण जी की कहानी को, जो कि इतनी रोचक है, उसको बीच में जो छोड़ा था, मैं उसको फिर से उठाना चाहूँगी गुरशरण जी। आप प्लीज़ अनम्यूट हो जाएँ क्योंकि मेरा एक अगला जो प्रश्न है वो आपसे है। आपने हमें बताया अपने शुरुआती दौर के बारे में, कैसे आपने इसकी शुरुआत की, आप रेसलिंग में जुड़ी, बट अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये 2001, 2002 उस समय की बात थी, करेक्ट? जी उसके बाद हम देख रहे हैं गुरशरण जी, आपने एक ज़बरदस्त कमबैक किया है। 7 साल के बाद आपने 2019 में फिर से जी कुश्ती में उतर के मेडल्स की बहार लगा दी है, गोल्ड मेडल्स जीते हैं कई सारे। तो गुरशरण जी प्लीज़ हमें इस ज़बरदस्त कमबैक के बारे में बताइए कि कितना मुश्किल या कितना आसान रहा ये आपके लिए करना? किन परिस्थितियों का आपको सामना करना पड़ा ये करने के लिए? प्लीज़ गुरशरण जी। जी, वैसे जब हम एक औरत माँ बनती है तो वैसे वो अनफिट हो जाती है, फिजिकली भी और दिमाग से भी, क्योंकि एक नई जिम्मेवारी आती है तो उसको कैसे हैंडल करना है उसे खुद को भी पता नहीं होता। और जब पहली बार माँ बनती है तो वो और भी मुश्किल होता है। जी।
तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मुझे इन परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ा। मैं माँ जरूर हूँ, लेकिन मेरी बेटी को जो है मेरी मम्मा है वो पाल रहे हैं। जी तो मेरा जो मेरे हस्बैंड के साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया था, तो 2017 में मैं वापस अपने मायके आ गई थी। जी तो ड्यूटी बहुत करनी पड़ती थी, जी कभी रात को बुला लेना, कभी दिन में बुला लेना। तो मैं एक दिन एक जो है ना FIR दर्ज की मैंने, जी तो वो मैं करना नहीं चाहती थी। जी मुझे कहीं ना कहीं लग रहा था कि ये जो मैं कर रही हूँ ना, ये लड़की जो है गलत बयान दे रही है। जी मैंने बहुत समझाया, बहुत ज्यादा। मैं सुबह से लेके उसको उसके पास बैठी रही, मैंने सोचने का मौका दिया। मैं कोई आपके दिल में बात है तो मेरे को बताओ, मैं उसका हल निकाल देती हूँ। वो नहीं मानी, वो उसने पर्चा करा के ही मानी। जी और मैं बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हुई कि वो लड़के को ना जॉब मिलनी थी, पर्चा हो गया, वो ट्रायल क्लियर कर चुका था, वो जॉब से बाहर हो गया। जी और मैं घर गई तो 11:30 का टाइम था, खाना खा के तो मेरे को नींद नहीं आ रही। और मैं अपने जो मेरा रूम है उसमें वो सारे टाइटल पड़े हुए हैं, मेडल पड़े हुए हैं। तो मैंने सारे मेडल उठाए और उनको अपनी छाती के साथ लगाया और जोर से रोने लगी कि मैंने क्या सोचा था अपनी लाइफ में और क्या हो गया। मेरी माँ ने जो है कपड़े सिलाई कर करके मेरे को प्लेयर बनाया, उसकी आंखें भी रह गई और मेरे तो सपने टूट गए। जी जी मैं जोर जोर से रोने लगी। जी ऐसे लग रहा था कि जैसे कोई मर गया हो। तो हम बहुत जोर से रोते हैं। मैं बहुत कोशिश करी कि मैं नीचे धीमे रहूंगी, लेकिन मैं अचानक से इतनी आवाज आई, मेरी माँ भागी हुई आई मैं। जी और उनको पता चल गया जब मेडल के साथ मैं रो रही थी कि ये क्यों रो रही है। हम्म, उन्होंने मेरे को अपनी छाती से लगाया, वो भी रोने लगे। मेरा भाई आया, वो हमें चुप करा रहा है और साथ में वो भी रो रहा। यकीन मानिए मेरी बेटी आई, उसको पता नहीं था हम क्यों रो रहे हैं। जी वो मेरे से भी ज्यादा रो रही। जी वो उस टाइम में मेरे ख्याल से 1.25 साल की होगी। अच्छा वो रो रही बहुत ज्यादा। तो हमें हंसी आ गई, हम हंसने लगे जोर जोर से। हमने बोला तो क्यों रो रही है, पूछा बेटा। मैंने बोला निम्रत क्या हुआ, आप क्यों रोए। उन्हें मेरे को समझाया कि आप रो रहे हो इसलिए मैं रो रही हूँ। हम्म, तो मैंने उस टाइम मेरे भाई ने बोला कि हमें जॉब करनी है करो, लेकिन अगर आप कम बैक कर सकते हो ना तो आप वापस जाओ आप, क्योंकि हम आपको रोते ही नहीं देख सकते। मैंने बोला मैं कुश्ती के बिना जी नहीं पाऊंगी, मैं आधी जीवन जीऊंगी। अगर मेरी बेटी भी है मैं तो भी बता देती हूँ, मैं पूरा जीवन नहीं जी सकती मैं कुश्ती के बिना। जी जी वो बोले आप बहन आप ना वापस जाओ, जिस चीज की भी जरूरत है ना वो आपको मिलेगी। जी क्योंकि जब हम छोटे थे आप जॉब करते थे तो आपने हमें पाला है, अब हम आपको पालेंगे। आप पहलवान हो, नई शुरुआत कर रहे हो, आज से आप नए समझो कि आप जंग हो और शुरू से आपने को करना है। तो हाँ, तो मैं शुरू से भी नहीं मानती। ये जी मेरी एक ही मेरे में है कि मैं कभी हार नहीं मानती, जी क्योंकि जब आप हार मान लेते हैं तो सचमुच हार चुके होते हैं हम। जी मैं यहाँ आई तो मैंने ट्रायल दिए, तो मेरे ट्रायल भी क्लियर हो गए पुलिस में। उन्होंने बोला कि हम आपको एक मौका देंगे, आप इतने अच्छे रेसलर हो। तो 2018 में वापस आई मैं। जी मैंने 4-5 महीने में अपनी प्रैक्टिस की और बीच में मेरे केस चल रहे हैं 3 इन लॉज के साथ। उनकी मेरे को बहुत टेंशन थी, कभी जाना पड़ता था, कभी तरन तारण जाना पड़ता, कभी अमृतसर एक केस था, एक चंडीगढ़ उन्होंने लगा रखा था। जी लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि जीवन है, जी जो कठिनाइयां हैं वो इंसान को आती है, कभी जानवर को कोई कठिनाई नहीं आई, सही बात कभी पेड़ को कोई कठिनाई नहीं आई। जी जो पंछी उड़ रहे हैं उनको कोई कठिनाई नहीं है, वो कहीं से भी जाके खा लेंगे। जी जी
जो कठिनाई है वो सिर्फ इंसान को आती है। सही बात है, सही बात है। और और मैं वहां से जी जी जी, हाँ, तो मुझे वहां से कठिनाइयों का आपने सामना अपना करना है। कठिनाइयों का सामना करते हुए वहां से आपने अपना कमबैक किया, बहुत ही काबिले तारीफ है। गुरशरण जी, आपकी बेटी आपने बताया छोटी है, 6 साल की है, 5-6 साल की है अभी वो? 4 साल की। 4 साल की है, अच्छा अच्छा। तो फिर उसको भी ट्रेन कर रही हैं आप स्पोर्ट्स वुमन बनने के नहीं, लिए स्पोर्ट्स में? उसको ट्रेन करने की जरूरत नहीं है। अच्छा उसने पहले ही बोल रखा है कि मैं पहलवान ही बनूंगी। अच्छा उसकी हाइट ज्यादा हो जाएगी, इसमें हमें मुश्किल आएगी। अगर हाइट ज्यादा हुई तो वो पहलवानी नहीं कर पाएगी। अगर अच्छा 5-8 रही तो करेगी, क्योंकि अभी 4 साल की है तो 6 साल के बच्चों से ज्यादा हाइट होगी उसकी। और मेरी अच्छा माँ ने अभी तक उसको दूध पे ही पाल रही है कि मैं इसको पहलवान बनाना है। दूध मक्खन दूध मक्खन। और रोटी से ज्यादा, रोटी तो बहुत कम देते हैं उसे। वो जब हम्म, पीती है तो मुझे दूध ही चाहिए, वो भी गाय का देते हैं कि उसको पहलवान बनाना है। तो जी। वो मेरी मम्मी के पास ये रहती है तो मैं इनफैक्ट, जलंधर। अच्छा अच्छा। हाँ तो जी। इनफैक्ट गुरशरण जी, ये हमारा एक सवाल भी था कि स्पोर्ट्स वुमेन के लिए, मतलब औरतों के लिए, बच्चियों के लिए क्या कुछ अलग डाइट प्लान फॉलो करना पड़ता है या कुछ अलग हेल्थ रिस्क होते हैं अगर वो कुश्ती से जुड़े हुए हैं या किसी स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं, और उनके लिए क्या प्रिकॉशन हम ले सकते हैं, मतलब छोटी उम्र से लेके बड़े खेलने के टाइम तक? देखिए, जो छोटे बच्ची हैं, जो लड़कियां छोटी हैं, जी। उनको सीधे आप रेसलिंग में डालोगी तो बहुत सारी मुश्किलें आएंगी। अच्छा क्योंकि मैं तो शुरू से, जैसे भी देखो मैंने बताया, मैं काम करती हुई आई थी। रेसलिंग में आई, पहले गेम करती थी, हैमर थ्रो 1 साल करी मैंने। और जी मैंने कई का काम किया, टोका चलाया है, तो उससे मेरे जो मसल स्ट्रांग थे। लेकिन आप छोटे बच्चे को डालना चाहते हैं तो पहले आप जिम्नास्टिक कराएं उनको, उनको स्विमिंग करवाएं, उनको फुटबॉल खिलाएं। क्योंकि जी ये सभी हमें फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, हमारा स्टैमिना होना चाहिए, हमारा फुटवर्क होना चाहिए, हम किसी भी गेम में सिलेक्ट हो जाएंगे। हम्म, और अगर हम खुद को बता देते हैं कि हम स्ट्रांग हैं, हमें किसी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, हम लड़कों से कम नहीं है, तो बिल्कुल। मैं मानती हूँ किसी भी औरत को कोई भी कठिनाई नहीं आएगी। क्योंकि अगर हम एक मानिए बच्चा पैदा कर सकते हैं, इससे मुश्किल काम कोई नहीं है जिंदगी में। जी और हम आदमियों से ज्यादा मजबूत हैं। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। और सब जैसा कि आपने बोला, मेहनत और परिश्रम से तो सब कुछ ही हासिल है। तो गुरशरण जी, एक और प्रश्न था हमारा कि आपने ऑलमोस्ट 2 अलग-अलग समय पे आप गेम में रही हैं। मतलब शुरुआती दौर में 2001 से लेकर 2000 मेरा ख़्याल है 11-12 तक, और फिर उसके बाद 18-19 में आपने फिर से कमबैक किया। तो ये जो टाइम लैप्स रहा, इसमें इस दौरान वापस आने के टाइम पे क्या आपको जो फैसिलिटीज़ हैं, स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ इंडिया के अंदर फॉर वुमेन रेसलर्स या स्पोर्टिंग फैसिलिटीज़ इन जनरल, उसमें क्या आपको अंतर दिखा? क्या बेहतर हुई हैं अभी फैसिलिटीज़? उसके बारे में कुछ आप बताना चाहेंगी? देखो, मैं पंजाब को छोड़ के बाकी जैसे हरियाणा, यूपी है, दिल्ली है, इनमें जो हर किस्म के पहलवान है, जहाँ कोई भी एथलीट है, उनके लिए सुविधा ज्यादा है। हुँ, हुँ। और हमारे पंजाब में कम है। हुँ, मेरे पास एक जॉब है, जॉब के जरिए ही मैं आगे बढ़ी हूँ। मेरे को अभी तक किसी ने भी कोई हेल्प नहीं की। हुँ, हुँ। मेरे मेडल भी आए हैं, मेरे को पंजाब में किसी ने भी पूछा तक नहीं है। खाली एक आप यकीन मानो, घर में आए हैं तो हाथ डाल के फोटो जरूर लोगों ने खिंचवाए हैं मेरे साथ। हुँ, लेकिन जो फाइनेंशियली हेल्प की मुझे जरूरत थी, वो किसी ने नहीं की। हुँ, हुँ, बार बार बताती रही हूँ कि मेरे को हेल्प की जरूरत है, मैं ओलंपिक्स जाना चाहती हूँ, मेरे में काबिलियत है, मैं मेडल ले सकती हूँ। हुँ, क्योंकि अगर आप में मेहनत करने की काबिलियत है तो आप मेडल अवश्य ले सकते हो। हुँ, हुँ, मेहनत की काबिलियत है मेरे में। हुँ, लेकिन हमारे पंजाब में किसी ने भी मेरी हेल्प नहीं की। हुँ, हुँ, मैंने जो फॉरेनर थे उनके लिए भी रिक्वेस्ट भेजी, मैं बहुत हुँ, बार मैंने मीडिया पे भी बोला। लेकिन हाँ, हरियाणा की स्पोर्ट्स आगे है, हुँ, हुँ, क्योंकि उनमें ज्यादा सुविधा मिलती है बच्चों को। हुँ, हुँ, छोटे बच्चे हैं, उनके लिए भी एकेडमी बनी हुई है, उनको खाने का रहने का सब कुछ मिल रहा है। हुँ, हुँ, जी, ओके। अगर छोटा बच्चा है उसमें लालच नहीं है ना, हुँ, तो वो कुछ नहीं। हमें जी, जी। लालच जरूर होना चाहिए, चाहे वो मेडल का ही लालच है। हुँ, और मेरे को, जो मैं मान रही हूँ कि मैं ओलंपिक जाना है, तो मेरे हुँ, को भी मेडल का।
है। जी ठीक है। मन जी मन में लालच जरूर होना चाहिए, चाहे छोटे बच्चे हैं चाहे हम बड़े हैं। जी एक चीज का लालच होना चाहिए कि हमें गोल्ड मेडल जीतना है। जी जी प्रदीप जी, इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? गुरशरण जी ने कहा कि काबिलियत होने के बावजूद फाइनेंशियली स्ट्रांग ना होने की वजह से या स्पॉन्सरशिप ना मिल पाने की वजह से वो ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट नहीं कर पाई। तो आपको लगता है स्पोर्ट आगे आने वाले समय में इस तरीके की मुश्किलों को हल कर सकता है हमारे उभरते एथलीट्स के लिए? बिल्कुल यामिका जी, और यही रीजन था गुरशनप्रीत जी ने जो बताया। जी ये क्योंकि हम भी खेल से काफी समय से जुड़े हुए हैं, जी फैमिली में भी काफी खिलाड़ी हैं, ओलंपिक लेवल तक है। तो हमने देखा है, ये घर से देखा है कि जब तक जेब से पैसा नहीं लगा और कितने खिलाड़ी लगा पाएंगे, क्वेश्चन ये था कि जो लगा सकता है वो लगाएगा, लेकिन कितने खिलाड़ी लगा पाते हैं, क्योंकि अब सबके पास पैसा नहीं है। सब हम जैसे लोग हैं, मीडियम क्लास फैमिली से, मिडिल क्लास से आए या लोअर मिडिल क्लास से, या फार्मर्स, गुरशनप्रीत जी गांव से आई, संग्राम भाई गांव से उभरे। इस तरह से अधिकतर आप खिलाड़ी देखेंगे वो सब गांव से उभरे। तो बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर, ज्यादा पैसा, एडवांस ट्रेनिंग, कभी यूक्रेन जाना है, कभी रशिया जाना है, कभी कहीं जाना है प्रैक्टिस के लिए, वो जो ट्रेनिंग लेनी है, उन सभी चीजों की जो जरूरतें खिलाड़ियों की होती हैं, उन्हीं को हमने मैप किया था कि प्रॉब्लम ये है तो सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन है कि कैपेबल खिलाड़ी का प्रोजेक्शन करना, एक मार्केटिंग करनी, जैसे मैंने पहले बोला कि एक मार्केटिंग प्लेटफॉर्म, उसका एक हार्ड कोडेड, उसके लिए 100% डेडिकेटेड मार्केटिंग टीम, ये जो हमारी स्पोर्ट है उसके लिए मार्केट करेगी। कैसे करेगी? सबके सोशल मीडिया प्रोफाइल बनेंगे, स्पोर्टफोलियो जिसको मैं बोल रहा हूँ कि स्पोर्ट्सफोलियो बनेंगे, वो स्पेसिफिक स्पोर्ट्स से रिलेटेड वेबसाइट, सबके अपने वेब पेज, सबकी अपनी अचीवमेंट्स वहां लगेंगी। वो साल में कितने इवेंट्स उन्होंने किए, कितनी ट्रेनिंग कर रहे हैं, किस तरह से उनके मेडल्स आ रहे हैं, क्या ट्रैक रिकॉर्ड आ रहा है, उसके अगेंस्ट पे उनका जब कंपैरिजन होकर हम इन्वेस्टर को दिखाते हैं या स्पॉन्सर को दिखाते हैं, स्पॉन्सरशिप की कमी नहीं है, पैसे की कमी नहीं है, बट वो पैसा लाने का तरीका, अब खिलाड़ी खेल करेगा, प्रैक्टिस करेगा या अपने लिए पैसा लेके आएगा, वो क्या क्या करेगा। एंड इसमें बुरा मानने की बात नहीं है, आप खेलने में एक्सपर्ट हैं, मैदान में एक्सपर्ट हैं, तो मैनेजमेंट के और फाइनेंस उठाने वाले एक्सपर्ट हैं, हम उन लोगों को जोड़ रहे हैं ताकि वो आपके लिए काम करें, खिलाड़ियों के लिए काम करें, और इन कंपनीज से, इन इन्वेस्टर से पैसा लेके आए। क्योंकि मैंने जैसे बताया, स्पोर्ट्स आज की डेट में इंडिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री है और ग्लोबल लेवल पे तो पहले से थी। तो ये खिलाड़ी जो है ये अपने आप में बिजनेस हाउसेज हैं, तो इनको इनका बिजनेस सेटअप करना ताकि इनको शुरुआत से पैसा मिले। सो आई वुड रादर से कि दे आर दी स्टार्टअप्स ऑफ स्पोर्ट्स। ये चलते फिरते जीते जागते स्टार्टअप्स हैं, इनको जितना पैसा, जितनी फंडिंग मिलेगी, जितनी अच्छी मिलेगी, और जो ये परफॉर्म कर रहे हैं, अगर दोनों को मैच कर देंगे तो काफी अच्छा रिजल्ट निकल के आता है, खिलाड़ी के लिए भी और जो उसको खिला रहा है उसके लिए भी। तो गुरशनप्रीत जी ने जो कहा, बिल्कुल स्पोर्ट इसीलिए बनी है कि हर खिलाड़ी जो कैपेबल है और जिसको जरूरत है, उसको मैप करना, स्पॉन्सर्स लेके आना, एडवांस ट्रेनिंग दिलाना, अच्छे कोचेस लाना, हर एंगल को हम सॉर्ट आउट करेंगे। यही स्पोर्ट का काम। एक्सीलेंट। बहुत ही अच्छी बात है प्रदीप जी। हालाँकि हमारे पास सवाल तो बहुत सारे हैं गुरशरण जी के लिए, बट समय को भी देखते हुए हमारे पास ऑलरेडी हमारे जो दर्शक हैं उनसे क्वेश्चन्स आने स्टार्ट हो गए हैं। तो हम दर्शकों के क्वेश्चन्स की तरफ चलते हैं। मैं फिर से जल्दी से अपने दर्शकों को बताना चाहूँगी जो हमारे साथ बाद में जुड़े हैं, आप भी अपने प्रश्न हमारे मेहमानों से पूछ सकते हैं, और आप व्हाट्सएप ग्रुप पे ये प्रश्न डाल सकते हैं या आप यहाँ पे चैट विंडो में पूछ सकते हैं। प्रदीप जी, संग्राम जी, ये पहला क्वेश्चन मेरे ख्याल से आप लोग ले सकते हैं। ये राजेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं कि मेरा बेटा जो है नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की प्रिपरेशन कर रहा है। इन्होंने एज तो नहीं मेंशन की है बेटे की, बट ये कह रहे हैं क्या आप गाइड कर सकते हैं हमें स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप के लिए, अगर हमें कुछ फाइनेंशियल हेल्प चाहिए उसके लिए, और किस डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है उसको लेके। नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप के लिए इनका बेटा प्रिपरेशन कर रहा है। राजेंद्र शर्मा जी पूछ रहे हैं। प्रदीप जी, आप लेना चाहेंगे? संग्राम भाई आप लेंगे क्वेश्चन या मैं जवाब दूं? संग्राम जी, मैं आप नहीं, मैं कह रहा हूँ भाई जी साहब, आप दो ही जवाब। जी 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 जी। तो राजेंद्र जी का जो सवाल है कि जी बेटा नेशनल बैडमिंटन चैंपियनशिप की प्रिपरेशन कर रहा है, तो मेरा सबसे पहला रिक्वेस्ट होगा कि आप अर्ली एक्सेस वेबसाइट पे चले जाएं, पहले बेटे को रजिस्टर कर लें उस पे सबसे पहले, क्योंकि उसको लॉन्ग टर्म वहाँ पे गाइडेंस भी मिलेगा।
दूसरा स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप की जो बात है, डेफिनेटली हमने लॉन्च किया है स्पोर्ट्स स्कॉलरशिप। जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स होंगे वो पूरा पैन इंडिया हम स्कैन करेंगे, हमारे कोचेस की टीम स्कैन करेगी। आप जब अपनी प्रोफाइल वहाँ रजिस्टर कर लेंगे, उसके बाद हमारी टीम आपको गाइड करेगी सारा का सारा, और डिजर्विंग कैंडिडेट्स को सबको स्कॉलरशिप मिलेगा। दूसरी बात, ये 5 लाख की स्कॉलरशिप शुरुआती स्कॉलरशिप है। बच्चे में अगर पोटेंशियल है राजेंद्र जी के में, और कोचेस की एडवाइस आती है उसकी असिस्टेंस के लिए, तो डेफिनेटली हमारी एक डेडिकेटेड टीम होगी जो उनकी मदद करेगी फाइनेंशियल हेल्प लेने की, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर से हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर से हो, थ्रू सीएसआर या थ्रू प्राइवेट इन्वेस्टर्स। लास्ट क्वेश्चन इनका था कि कौन से गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब मिल सकती है। ये ट्रिकी क्वेश्चन है, क्योंकि राजेंद्र जी देखिए, इंडिया में अभी भी सिचुएशन ये है कि देयर आर रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉर स्पोर्ट्स एम्प्लॉयमेंट। जो सरकारी कंपनियों में नौकरियां, सरकारी डिपार्टमेंट्स में नौकरियां हैं, वो सारी की सारी एक पर्टिकुलर लेवल पे जब स्पोर्ट्समैन जीत जाता है, मेडल ले आता है, तभी उसको मिलते हैं। हर स्टेट की अपनी अपनी पॉलिसी है, हर जो सेंट्रल पीएसयू है, चाहे रेलवेज है, उसकी अपनी है। सो मेरा सजेशन रहेगा, रेलवेज एक अच्छा ऑप्शन है, रेलवेज में आप अप्लाई कर सकते हैं अगर आपके पास अच्छा रिकॉर्ड है अभी तक का। दूसरा, प्राइवेट सेक्टर में भी काफी सारी कंपनीज हैं जो स्पोर्ट्समैन को एंगेज करती हैं, उसके लिए हमारी टीम आपकी मदद कर सकती है। लेकिन क्योंकि हमने शुरुआत किया है अभी, तो आपको सबसे पहले वेबसाइट पे जाकर रजिस्टर करना पड़ेगा www.sportosport.com। जी, जी, थैंक यू प्रदीप जी। मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, sportosport.com पे जाके ईज़ी अर्ली एक्सेस जो बटन है, प्लीज़ उस पे क्लिक करके आप इसमें रजिस्टर कर सकते हैं और पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और वहाँ से आपकी जानकारी की शुरुआत हो सकती है। हम आपके साथ संपर्क करेंगे और आपको आगे जानकारी देंगे। संग्राम जी, एक ये प्रश्न है, जयदीप घोष जी पूछ रहे हैं हमसे जी। कि हरियाणा प्रांत से इतने रेसलर्स और एथलीट्स निकल के आ रहे हैं, उसका रीजन क्या है? दूसरे प्रांत में कुश्ती कैसे बढ़ाई जाए, और क्या कंपटीशन की कमी है दूसरे प्रांतों में जिसकी वजह से उतने रेसलर निकल के नहीं आ रहे, या क्या इसके लिए किया जा सकता है? ये इनका क्वेश्चन है, जयदीप घोष जी पूछ रहे हैं। जी, देखिए जयदीप जी, अभी भूषण जी ने एक जवाब दिया था बड़ा अच्छा कि फैसिलिटी, पहले जब मैंने स्पोर्ट्स स्टार्ट किया ना, तब पंजाब का स्पोर्ट्स 90% होता था, खासकर रेसलिंग और सारा स्पोर्ट्स। अब पंजाब का स्पोर्ट्स 9% से कम रह गया है, मतलब फिलहाल देखा जाए तो। क्या था कि एक हरियाणा में है ना, सरकार की पॉलिसी पहले इतनी स्ट्रॉन्ग आई कि फर्स्ट टाइम नॉन क्रिकेटर को डीएसपी और ये सब उन्होंने डायरेक्ट जो ऑफर की, जिन्होंने इंटरनेशनल लेवल पे अच्छा परफॉर्म किया, मेडल जीता, चाहे वो कॉमनवेल्थ है या एशिया चैंपियनशिप है, एशियन गेम्स है, और फिर उन्होंने कैश प्राइज और ये काफी रखा। और दूसरा, हरियाणा में कहावत होती थी पहले कि भैया घर में चाहे पैसा हो ना हो, गाड़ी हो ना हो, तो घर कैसा ही हो, घर में पशु और लड़का लड़की हो मजबूत होने चाहिए। तो ये हरियाणा में कहावत होती थी। तो इसका फायदा तब उस टाइम पे इतना ज्यादा नहीं मिला, फिर धीरे धीरे आगे चल चल के अब सच मायने में ना कि स्पोर्ट्स जैसे ये कॉमनवेल्थ ले लो, आप ओलंपिक ले लो, एशियन गेम्स ले लो, कुछ भी ले लो, हरियाणा 80-85% है, बाकी 15% में पूरा इंडिया है। और देखिए ये क्या है कि ये गलती हम सब की है जो वहां पे स्टेट में रह रहे हैं, जो सरकारी भी चला रहे हैं, उनकी गलती। देखो आज स्पोर्ट्स मिनिस्टर साहब का एक बयान आया है कि अपनी कंट्री को स्पोर्टिंग नेशन बनाने की जिम्मेदारी हर एक आम इंसान की है। वो स्पोर्ट्स मिनिस्टर की नहीं है, वो कोई एथलीट की नहीं है, वो हर इंसान की है। हमें उस तरीके से सोचना होगा। पहले क्या होता था कि स्पोर्ट्स में इतनी फैसिलिटी थी नहीं, कम फैसिलिटी थी, तो बच्चे, जो माता पिता अपने बच्चों को कहते थे कि भैया स्पोर्ट्स करोगे तो फ्यूचर है नहीं। और उस टाइम पे थी भी स्पोर्ट्स की दयनीय हालत थी उस टाइम पे कि आप कुछ अच्छी पढ़ाई लिखाई कर लो, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, सरकारी जॉब मिल जाएगी। तो मैं कहूंगा कि बाकी की जो सरकारें हैं वो हरियाणा सरकार से, हरियाणा गवर्नमेंट से सुध ले, उनकी पॉलिसी से सुध ले और वो उस पर काम करे कि फिर से देखो रेसलिंग स्टार्ट हुई शुरुआत में महाराष्ट्र से, जो 1952 में जादव साहब ने मेडल जीता। फिर धीरे धीरे नॉर्मली आते आते दिल्ली, यूपी आई, फिर पंजाब में रेसलिंग आ गई। पंजाब तो रेसलिंग का हब हो गया था एक टाइम पे, मतलब तकरीबन पटियाला में तो कैंप लगता था, अब कैंप भी हरियाणा में आ गया है, यहाँ पे लगता है साई के सोनपत के पास में। तो क्या है कि वो हम सब की जिम्मेदारी धीरे धीरे, जैसे कंपटीशन तो है बाकी हर जगह, मगर एक मोटिवेशन है ना, थोड़ा सा वो मोटिवेशन वहां पे मिलता है जहाँ पे कुछ दिखाई देता है कि अगर हम ये करेंगे, हमने सर्टन चीज अचीव कर ली तो फिर ये मिल जाएगा। एक टाइम होता था कॉमनवेल्थ में 3 लाख 5 लाख मिलते थे, हरियाणा गवर्नमेंट 3-3 करोड़ रुपए देता है कॉमनवेल्थ के मेडल पे, गोल्ड पे, डीएसपी बना देता है।
और पहले तो मतलब सर्टन चीजें चेंज हुई है, जिसके कारण अब क्या है कि हरियाणा में स्पोर्ट्स का एक हब बन गया है, ये कारण है। जी, जी। मेरा ख्याल है आप कह रहे हो कि हमें हर घर में स्पोर्ट्स का कल्चर कल्टीवेट करना पड़ेगा, बनाना पड़ेगा, जी, तभी हर घर से स्पोर्ट्समैन निकल के आएँगे। और एक फैक्टर बताऊं मैं आपको, एक स्पोर्ट्समैन बनाने के लिए पूरा परिवार यहाँ पे उठा रख लेता है। स्पोर्ट्समैन ऐसे नहीं बनता। मैं वही बात कह रहा हूँ कि एक स्पोर्ट्समैन है ना, अपनी पूरी जिंदगी लगा देता है सिर्फ एक लम्हे के लिए, अपनों की, परिवार वालों की, दोस्तों की, सबकी कुर्बानी कर देता है एक लम्हे के लिए कि कब वो देश का मान सम्मान बढ़ाए, तिरंगा लहराए, कब वो मेडल जीते। और गलती से ना अगर इंजरी हो जाए ना, तो मैं सच कह रहा हूँ, उसे कोई पूछने नहीं आता, खुद रिस्पॉन्सिबल होता है। तो बाहर की कंट्री की तरह हमारी सरकार को भी थोड़ा सा और फाड़ उड़ाना चाहिए कि कोई स्पोर्ट्स कर रहा है, सीरियसली स्पोर्ट्स कर रहा है, अगर उसको कोई इंजरी होती है तो उसका टेक केयर करे। एक बार मुझे याद है, मैं 2006-7 में रशिया गया था ट्रेनिंग करने, तो वहां पे ये गैस की कंपनियां, तेल की, ये पेट्रोल पंप वाली कंपनियां क्या होती थी कि एक स्पोर्ट्स पर्सन को, जो वो स्टेट भी नहीं खेलता था ना, वहां से ड्रॉप कर लेते थे। कोई इंजरी हो, कुछ हो, कि भैया आप खेलो, बाकी हम आपको बैकअप कर रहे हैं। यहाँ तो एक स्पोर्ट्समैन, अब गुरशरण जी अभी वर्ल्ड कप खेल के आए, तो गुरशरण जी क्या करेंगे, वो जॉब पे भी हाजिरी लगाएंगे, वो घर पे भी काम करेंगे, वो वहां भी संभालेंगे, फिर अपने पॉकेट मनी भी देखेंगे, फिर वो सारी चीज देखेंगे, भैया मैं ये प्रोटीन लूं ना लूं, ये डाइट खाऊं ना खाऊं, ये मैं पनीर की सब्जी खाऊं ना खाऊं, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे तो सारी चीज देखनी पड़ती है। देखो जो फैक्ट है, अभी तक हमने काफी कुछ सटन आगे पहुंच गए हैं, मगर हमें वो चीज भी अभी और आगे पहुंचने की जरूरत है, ताकि इंडिया 140 करोड़ की कंट्री है कि वहां पे ओलंपिक में जाके हम डबल नंबर में पहुंचे, या टॉप 5 टॉप 10 में पहुंचे। वो हम सबकी जिम्मेदारी है और जी, सरकार की जिम्मेदारी है। जी, जी। सबका एफर्ट लगेगा आगे बढ़ने में। तो प्रदीप जी, एक और सवाल है, सुशील कुमार भट्ट जी पूछ रहे हैं, ये मिलता-जुलता है हमने जो पहले क्वेश्चन लिए हैं उससे, बट इनका एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो ले लेते हैं। ये कह रहे हैं कि मेरे बेटे ने 6 बार नेशनल एथलेटिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया है, बट दूसरे खिलाड़ी ओवर एज थे या डोपिंग प्लेयर्स थे, उनकी वजह से वो मेडल नहीं ले पाया, मेडल रेस में नहीं आ पाया। तो उनको लगता है कि ऑफ कोर्स उनका बेटा बहुत टैलेंटेड है, बट इस सब चीज़ों की वजह से वो आगे नहीं बढ़ पाया है, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम है और वो अब और पैसा लगाने का अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो उनको क्या कुछ स्पॉन्सरशिप मिल सकती है? उनका क्वेश्चन है कि फर्स्ट से थर्ड पोज़ीशन वाले होल्डर जो होते हैं नेशनल्स में, उनको तो स्कॉलरशिप मिल जाती है, बट जो 4th से 6th लेवल तक के एथलीट्स होते हैं, उनको कुछ नहीं मिलता है। तो प्रदीप जी, आप जल्दी से इसका कुछ। जी। देखिए सुशील कुमार जी, एक तो बहुत अच्छी बात है, मैं आपको कांग्रेचुलेट करूँगा कि आपके बेटे ने 6 बारी नेशनल लेवल पे एथलेटिक्स इवेंट में पार्टिसिपेट किया। समहाउ जो भी आपने रीज़न दिए हैं, अ, उसकी वजह से वो मेडल रेस में नहीं जा पाया, अनफॉर्चुनेट है। लेकिन मुझे लगता है कि स्पोर्ट्स इंडस्ट्री और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री आज की डेट में जो इंडिया की है, वो ज़्यादा इम्प्रोवाइज़ हो गई है, काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड है। तो आई थिंक अब ये ज़्यादा इश्यूज़ नहीं आने चाहिए, बिकॉज़ हम इंटरनेशनल लेवल पे कम्पीट कर रहे हैं अब इंडिया में। जो हमारी सुविधाएँ हैं वो धीरे-धीरे इम्प्रूव हो रही हैं, जैसे संग्राम भाई भी बोल रहे थे। और साथ में ये जो स्कॉलरशिप की आप पूछ रहे हैं, देखिए मैंने, अगर आपने सुना हो, शायद आपका आंसर पहले ही दे दिया था कि जो जीत जाता है उसको तो सब कुछ मिलता है, लेकिन जो नहीं जीतता उसको भी हम दे पाएँ, हमारा मेन जो टारगेट है वो ये है। तो 4th लेवल, 5th लेवल, 6th लेवल, इनफैक्ट हो सकता है जो आखिरी स्टेज पे रहा हो, आखिरी पायदान पे बच्चा, पहले पहले दौर में, तीसरे दूसरे दौर में, हो सकता है उसको भी स्कॉलरशिप मिले, डिपेंड करता है उसके पोटेंशियल पे। मैं आपको याद दिलाऊं सभी को, व्यूअर्स को भी, उसैन बोल्ट पहली रेस नहीं जीता था, उसैन बोल्ट दूसरी रेस में नहीं जीता था, उसैन बोल्ट पीछे रहा और फिर उसैन बोल्ट ने रिकॉर्ड बनाए। तो ऐसा नहीं था कि उसैन बोल्ट को रिकॉर्ड बनने के बाद मिला। और जो संग्राम भाई बोल रहे थे कि रशिया में ऑयल कंपनीज काफ़ी ज़्यादा स्पॉन्सर करती है, तो हमारा जो स्पोर्ट का ऑब्जेक्टिव है वो यही है कि इंडिया में भी कॉर्पोरेट्स की कमी नहीं है, और इंडिया तो एमएनसीज का अब एक बहुत बड़ा हब है। इट्स अ प्रोग्रेसिव कंट्री, डेवलपिंग नेशन है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी है, स्टार्टअप्स काफ़ी अच्छे काम कर रहे हैं, हर एक को मार्केटिंग में काम करना है। तो कहीं न कहीं ब्रांडिंग और स्पॉन्सरशिप्स के लिए अगर रियल एथलीट्स, जो ग्राउंड हीरोज़ हैं, जो रियल हीरोज़ हैं स्पोर्ट्समैन, उनको साथ में अगर हम एंगेज कर देते हैं, तो वही फंडिंग का और वही स्कॉलरशिप्स का जो पूरा का पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर हम तैयार कर रहे हैं, वो स्पोर्ट में ही तैयार कर रहे हैं। मैं इनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वेबसाइट पे जाके रजिस्टर कर लें, डेफिनिटली हमारी टीम इनकी मदद करेगी। जी। थैंक यू प्रदीप जी।
गुरशन जी, क्वेश्चंस तो बहुत आ रहे हैं, बट एक स्पेसिफिक क्वेश्चन है जो मुझे दिख रहा है रीनू अग्रवाल जी का। वो गुरशन जी मैं आपसे पूछना चाहूंगी। ये कह रही हैं कि मैं शादी से पहले टेनिस खेला करती थी। अब इन्होंने ये मेंशन नहीं किया है कि कॉम्पिटिटिव टेनिस खेलती थी क्या। ये कह रही हैं कि अब फिर से शुरू करना चाहती हूँ, क्या ये पॉसिबल है, क्या ये मुमकिन है, और कौन से कॉम्पिटिशन्स में मैं हिस्सा ले सकती हूँ? ये आप गुरशन जी प्लीज आप बताइए। जी बिल्कुल पॉसिबल है, क्योंकि जो एज है ना, वो जस्ट हम अपने आप को बताते हैं कि हम इतने साल के हो गए हैं, उसका कोई भी जिंदगी से लेना देना नहीं है कि हम एज बढ़ गई है तो हम कर नहीं सकते, शादी हो गई है तो अब हम गेम कर नहीं सकते। गेम की कोई एज नहीं है, जी आप कभी भी गेम कर सकते हो। गेम से आप फिजिकल फिट रह सकते हो, और आप नेशनल, जो सीनियर नेशनल है उसमें पार्टिसिपेशन कर सकते हो, सीनियर स्टेट में कर सकते हो। अगर सीनियर नेशनल में आप मेडल लेते हो तो आप आगे भी जा सकते हो, इंटरनेशनल लेवल पे भी खेल सकते हो। जी जी। और मेरा ख्याल है आज सभी हमारे दर्शकों को बहुत प्रेरणा मिली होगी गुरशन जी, आपके जीवन के जो आपने किस्से शेयर किए उससे, कि किस तरीके से स्पोर्ट्स में घुसा जा सकता है, किस तरीके से मेहनत करके कमबैक भी किया जा सकता है। तो एक आखिरी प्रश्न मैं करना चाहूंगी गुरशरण जी आपसे, समय भी हो चला है, कि माँ बाप बेटियों को स्पोर्ट्स में प्रोत्साहित करने के लिए, स्पोर्ट्स खेलने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए क्या कर सकते हैं? आपका क्या कहना है इसमें गुरशरण जी? क्या किया जा सकता है बेटियों को आगे लाने के लिए? पहली बात तो मैं माँ बाप से नहीं, पहली बात मैं बेटियों को कहना चाहती हूँ कि जी अगर हमें माँ बाप आज़ादी देते हैं तो किस लेवल की आज़ादी देते हैं उतना ही उसका यूज करें। जी अगर मेरी माँ ने मेरे को यहाँ जलंधर भेजा है तो मैं उस आज़ादी का मिस यूज करती हूँ, तो मैं अपने माँ बाप को नहीं, खुद को धोखा देती हूँ। इससे क्या है, मैं आने वाली और लड़कियों का रास्ता बंद करूंगी। अगर मैं जी और लड़कियों का रास्ता खोलना चाहती हूँ तो मेरी माँ ने मुझे कुश्ती करने के लिए भेजा है तो मैं कुश्ती ही करूंगी। ठीक है, गांव के जो लड़कियां वो ज्यादा तगड़ी होती हैं। जी ठीक है, और गांव वाले लड़के जो है लोग, माँ बाप हैं, वो लड़कियों को खिलाना भी चाहते हैं, लेकिन क्या है कि वो शहर से, वातावरण से डर जाते हैं। अगर हमारी लड़कियां जो है वो अपने माँ बाप की जो सीख है, मैं ये नहीं बता रही कि ये जो चल रहा है हम किसी से बात करते हैं तो हम गलत हो जाते हैं, लेकिन मेरा मानना ये है कि अगर हमारे माँ बाप जो है वो लड़कों के साथ बात करना अलाउ नहीं करते हैं, हमें उनकी बात माननी चाहिए। जी इससे हम अपना नहीं, आने वाली अपनी बच्ची का भी रास्ता बंद करते हैं। जी ठीक है, अगर आप गेम में आगे बढ़ना चाहते हैं, आजादी पाना चाहते हैं, जी तो अपने जो माँ बाप है उनकी गाइडेंस पे चलें, और जो माँ बाप हैं उनको भी लड़कियों के ऊपर विश्वास करना चाहिए। जो लड़कियां हैं, आप लड़कों को बोलोगे ये काम करो तो वो आलस में उठेंगे, और लड़कियां जो है वो अपने माँ बाप की तकलीफ को समझती हैं। अगर आप भेजोगे अपने लड़कियों को आगे स्पोर्ट्स में तो वो जरूर कामयाब होगी। आप और किसी नहीं, साक्षी मलिक की तरफ देखो। जी ठीक, पहला जो रेसलिंग में मेडल भी, और ओलंपिक्स में भी, रियो ओलंपिक्स में पहला मेडल जो साक्षी मलिक ने लिया। तो जो लड़कियों ने इज्जत बचाई थी जो हमारे देश की, जी तो मैं सभी को हाथ जोड़ के लड़कियों को बेनती करना चाहती हूँ कि अगर हमारे माँ बाप हमें आज़ादी दे रहे हैं तो उसका गलत फायदा ना उठाएं, और अपने माँ बाप का और अपने देश का नाम रोशन करने के लिए स्पोर्ट्स में भी आइए, और एजुकेशन में अगर आप पढ़ाई करना चाहते हैं तो स्टडी कीजिए, किसी भी जो है, जैसे आप इंजीनियर करें, डॉक्टरी करें, लेकिन अपने माँ बाप के हित में रहें। जी जी बिल्कुल, बहुत ही अच्छा मैसेज दिया गुरशरण जी ने। मेरा ख्याल है आप जी रही हैं उस लाइफ को जिसमें इतना बड़ा सहयोग है माँ बाप का आपको यहाँ तक ले आने में, तो आप समझती हैं और उसी हिसाब से आपने सबको एडवाइस भी दी है। अ, इसके साथ हमारा एक आखिरी प्रश्न संग्राम जी मैं आपसे करना चाहूंगी आज के जी सेशन को यहाँ पे समाप्त करते हुए,
कि कुछ एक आखिरी मैसेज होगा आपका हमारी यंग ऑडियंस जो हमें देख रही है, सुन रही है, उनके लिए कुछ जी कहना देखिए चाहेंगे? जी गुरशरण जी ने बहुत अच्छा बोला। बाकी मैं सब पेरेंट्स को कहूंगा कि भैया बहुत से पेरेंट्स ये कहते हैं कि कमाई करो। मैं सब पेरेंट्स को बताऊंगा कि भैया कमाई की कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। अपने यंग दोस्तों को बताना चाहूंगा, देखो कमाई कोई निश्चित परिभाषा नहीं होती। तजुर्बा, मान सम्मान, सबक और थोड़ा सा पैसा, ये कमाई के ही रूप है। अगर आपने कमाई करनी है, अगर आपने अपना करियर बना लिया, अपने ऊपर फोकस कर लिया, अपने आप को हेल्दी कर लिया, अपने आप को फिट कर लिया, अपने आप को एक स्पोर्ट्समैन बना लिया, स्पोर्ट्समैन बना लिया, तो उससे बड़ी कोई कमाई है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि भैया एक बात और सिखाओ अपने बच्चों को कि स्पोर्ट्स तो खेले खेले, साथ में है ना सेल्फलेस रहना सिखाओ। कि भैया किसी का अच्छा इसलिए ना करो कि हमें अच्छा मिले, किसी का अच्छा इसलिए करो कि औरों को अच्छा मिले, औरों का अच्छा हो। तो बस ये चीज सिखाओगे ना, वो आइडल स्पोर्ट्समैन बनेगा। मैं पहले ही बोला, आज भी बोल रहा हूँ, चैंपियन वो नहीं होता जो मेडल जीता है, ट्रॉफी जीता है, फर्स्ट आता है या किसी भी फील्ड में टॉप कर दिया। चैंपियन वो होता है जो लगातार कोशिश करता है, लगातार कोशिश करता रहता है, चाहे कोई फील्ड हो। तो अपने बच्चों को है ना एक चैंपियन वाला जज्बा दो कि भैया हार गए तो हार गए, जीत गए जीत गए। बस ये है कि हम कोशिश कर रहे हैं, भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं। और स्पोर्ट्स का फायदा पता है क्या? अगर स्पोर्ट्स में नहीं बनेगा ना तो जिंदगी भर के लिए आत्मनिर्भर जरूर बन जाएगा, बीमार नहीं होगा, फिट रहेगा और अच्छी जिंदगी जिएगा। तो इसलिए अपने बच्चे को स्पोर्ट्स में कन्वर्ट करो, डालो और उनको अच्छे मॉरल वैल्यूज दो। तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, फिर तो कोई किसी बात का वो है ही नहीं। और मैं कह रहा हूँ कि साधारण होने के लिए ना असाधारण होना पड़ता है, साधारण होने के लिए साधारण होना पड़ता है। तो सिंपल लिविंग, हाई थिंकिंग, ये रखो। जी, बिल्कुल बहुत ही बड़ी बात कही सर आपने। इसी के साथ आप सबका धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद आज हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे सभी दर्शकों को भी मैं धन्यवाद कहना चाहूँगी जो आज सब हमारे साथ जुड़े। उम्मीद करती हूँ, आशा करती हूँ कि सबको बहुत कुछ सीखने को मिला आज के सेशन से और अगले सेशन में हम फिर आपसे मिलेंगे। उसी के साथ आज विदा लेते हैं। थैंक यू वेरी मच। सी यू नेक्स्ट टाइम।